होने का राग अलापा। खबरदार किया कि मईशत तबाह हाल है, हालात अच्छे नहीं। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। आज पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 अरब रुपए का। आज हमारा जो रुपए के ऊपर प्रेशर है वो सारा है ही इस वजह से कि हमारे बैरून मुल्क के कर्जे इतनी तेजी से बढ़े और उधर पहुंच गए हैं कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि हम कैसे ये वापस करें। घबराने की बात नहीं है। हर पाकिस्तानी मकरूज है, कर्जा कैसे उतरेगा, लेने वालों से कौन पूछेगा कि पैसे लिए तो लगाए कहाँ। क्या अपोजिशन की तनकीद जायज है कि गाड़ियां और भैंसे बेचकर मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी? क्या कर्ज का कशकोल छोड़कर तब्दीली सरकार ने चंदे का कशकोल थाम लिया है? IMF वाले पाकिस्तान पहुँच चुके, मुल्क की मईशत को इमदाद का टीका लगेगा या कर्जे का? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा था कि घबराना नहीं। कौम तो नहीं घबराई, लेकिन साहब हुकूमत एक फैसला करने के बाद दूसरा फैसला कर लेती है। लगता है शायद हुकूमत कुछ घबराई हुई है। फैसला गैस के नरखों में इजाफे का हो या बिजली का, IMF के पास जाने का हो या फ्रेंडली कंट्री से माली मुआविनत का, माली ताउन का। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि IMF वाले मुज़ाकरात के लिए नहीं आए। हो पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आने की खुशखबरियां सुना रहे हैं। बड़ी खुशखबरी एक पाकिस्तान के अवाम को देना चाहता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान 3 ग्रांट्स के माहदे हुए हैं कि सऊदी अरब CPEC के मंसूबों में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ला रहा है। इतवार को इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब का बड़ा वफद है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। ये बात तो अपनी जगह, लेकिन वजीर खजाना असद उमर इमदाद से कम इमदाद पर बात करने के लिए आज इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद सुलैरी ने, जो कि वजीर आजम की जो इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। आबिद सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस्लामाबाद से ही डॉक्टर वकार मसूद, साबिक सेक्रेटरी खजाना, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुछ देर में हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार फरहान बुखारी साहब। अपने मेहमानों से उनकी तरफ जाने से पहले मैं इस वक्त कॉरेस्पोंडेंट बिजनेस रिकॉर्डर जहीर अब्बासी की तरफ चलना चाहूंगा। उनसे जानते हैं, क्योंकि वो इस वक्त देख रहे हैं कि IMF का वफ्द जो कि पाकिस्तान में है आज किस लेवल पे किससे उनकी मुज़ाकरात हुए या मुलाकात हुई या रिव्यू हुआ, ये क्या हुआ, ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त इस्लामाबाद में सोच क्या है, क्या IMF प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना? जी जहीर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या खबरें? सर, आज IMF की टीम जो फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है उनकी, और कहने वाले कहते हैं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बेसिस बनेगा नए प्रोग्राम का। अच्छा। और आगे 2-3 दिन टेक्निकल लेवल पे जिस पे डाटा वगैरह शेयर होगा, मुख्तलिफ FPR का होगा, पावर सेक्टर का होगा और स्टेट बैंक का होगा। उसके बाद पॉलिसी लेवल पे फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इनकी IMF की डेलीगेशन की मुलाकात होगी और वहाँ ये जाके वाज़ह हो जाएगा कि IMF को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट नए प्रोग्राम के लिए। लेकिन ओवरऑल लगता यही है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी को अगर मुलाकात करें, उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि ये कंसल्टेशन बेसिस बनेगा नए प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इसके अलावा इनके पास जो हमारे एक्सटर्नल साइड पे जो सिचुएशन है करंट अकाउंट की, खास तौर पे लेस देन 2 मंथ से हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट कवर करने के लिए जो है बिल है, IMF के बगैर उस पे मुमकिन नहीं है कि कोई और इनको इतना जल्दी और जाहिर है कि अगर IMF
लेटर ऑफ कंफर्ट देता है तो दीगर लैंडिंग एजेंसीज जो है वो भी पाकिस्तान को जो है वो कर्जा आसानी से फराहम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बासी, कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस रिकॉर्डर, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, अब हुकूमत की इक़्तिसादी मुशावरती जो कमेटी है, इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, उसके मेंबर आबिद सुलैरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले वज़ीर ख़जाना का विजन क्या है, कर्जों और इमदाद के बारे में वो क्या कहते हैं, आइए जरा एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। IMF के पीछे नहीं जाएंगे, असद उमर का क्या कहना था, वज़ीर ख़जाना का आपने सुना। लेकिन नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब ने IMF प्रोग्राम के बारे में क्या कहा था, जरा वो भी सुन लेते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि IMF के पास थोड़े अरसे के लिए जाएं, चले जाना बेहतर होगा। उसकी वजह यह होगी कि हमें एक लेटर ऑफ कंफर्ट मिल जाएगा IMF से, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक और ADB के साथ हमारी एंगेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। सुलैरी साहब, वजीर खजाना का विजन तो बहुत क्लियर लगता है, बड़े कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं कि IMF के पास वो नहीं जाएंगे, वो मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार हैं। क्या आप आज भी IMF के पास जाने का मशवरा देंगे या आपकी राय में कुछ तब्दीली इस वक्त आई है? देखिए, मेरी ज़ाती राय तो अभी भी यही है कि अगर हमें अपनी इक्तिसादी पॉलिसी या अपनी माली पॉलिसियाँ जो हैं वो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम उसके तहत चलानी है, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ IMF हमें IMF के पास चले जाना चाहिए। उसके जो मेंबर्स हैं उनके पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। उन स्पेशल ड्राइंग राइट्स के तहत आपका एक कोटा होता है बोरोइंग का और उसके तहत आप बोरो कर सकते हैं। और ये जो बोरिंग होगी ये यकीनी तौर पे एक ब्रीथिंग स्पेस दे देगी मौजूदा हुकूमत को कि अपनी बाकी पॉलिसीज़ और बाकी मामला जो है वो ठीक कर सकें। इस वक्त अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में $2.5 बिलियन की जो पेमेंट्स हैं, मार्कअप और जो कैपिटल पेमेंट मिला के वो ड्यू हैं। उसके बाद अगले साल में देखें तो फिर अगले साल मज़ीद पेमेंट्स ड्यू होंगी। तो जब तक हुकूमत के पास कोई ऐसा सब्सटेंशियल इनफ्लो नहीं आ जाता, खा वो सऊदी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आ रहा हो या वो चाइना से आ रहा हो या वो किसी और सोर्स से आ रहा हो, जब तक कोई आपके पास ठोस फ्लो ऑफ रिजर्व जो है वो नहीं आता है, तब तक IMF के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। और IMF के पास जाने का मेरे ख्याल में एक और फ़ायदा भी है कि जिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जो हुकूमत जो बात कर रही है, खा वो टैक्स रिफॉर्म है या एनर्जी रिफॉर्म है या बाकी रिफॉर्म्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हुकूमत जो है वो अपने होम ग्रोन सोल्यूशन का हिस्सा बना सकती है और वो सर्विलियंस का हिस्सा बन जाएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों पाया जा रहा है डॉक्टर साहब? फिर इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों पाया जा रहा है? ऐसा क्या मसला है कि IMF से बड़े रिलेक्टेंट नजर आ रहे हैं? देखिए, अगेन जो एक फाइनेंस मिनिस्टर की या हुकूमत की विजन है वो ज़्यादा बेहतर उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी जो इस पे एनालिसिस है वो ये है कि IMF के पास जो भी हुकूमत गई है, और अभी तक हमारी 21 एंगेजमेंट हो चुकी हैं पाकिस्तान की जब से ये मेंबर बना है IMF का सिंस 1950। तो जब भी हुकूमत गई है वो अपनी पिछली हुकूमतों की वजह से गई है। तो कभी भी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होती जिसमें यह कहा जा सके कि जी हम IMF के पास जा रहे हैं। तो हमेशा चूंकि पिछलों के किए पे जाना होता है, तो इसलिए एक रिलक्टेंस डेफिनेटली उसमें होती है और उसमें यह भी लगता है कि उसमें जो टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, कर तो पिछले गए और अब खमियाजा जो है ये आने वाली हुकूमत भुगते। तो ये वो चीजें हैं जो कि डेफिनेटली जिसकी परसेप्शन रखते हैं। डॉक्टर वकार मसूद साहब, इस वक्त कितना टफ टाइम है ये हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स के लिए? जाहिर है कि अगर कुछ रिलेक्टेंस नजर आ रही है तो क्या वो इस बात के लिए है कि हमने जब इलेक्शन से पहले एक नारा लिया था कि कशकोल तोड़ देंगे और भीख लेने नहीं जाएंगे, दूसरों के दर पे नहीं जाएंगे, तो क्या इस तरह की कोई सूरत हाल नजर आ रही है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की कुछ जो कमिटमेंट्स होती हैं, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नजर आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब। देखिए, ये भी वकार मसूद साहब मसला हो सकता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है। किसी हद तक लगता है कि अपनी जो माजी की बातें हैं उनमें आपने अपने आप को महदूद कर लिया है, बांध लिया है। देखिए, सियासी ज़रूरतें एक होती हैं और काम करने की ज़रूरतें जब जिम्मेदारियां आप पर आन के पड़ें उनकी नौयत बिल्कुल दूसरी होती है। तो इस हकीकत को सामने रखते हुए
जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क की मईशत शदीद बहरान का शिकार है और इसका बयान हर किसी ने किया। वज़ीर आज़म साहब का भी आपने क्लिप सुनाया, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो एक बीमार को हमेशा डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत होती है, अस्पताल जाना पड़ता है। और कोई कहे कि मैं खुद अपना इलाज कर लूँगा, तो ये बड़ी ऐसी बात है, गैर मारूफ बात है। किसी को उसका इल्म नहीं कि इसके क्या नताइज बरामद होंगे। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कहे कि मुझे उनके पास नहीं जाना और मैं खुद कर लूँगा। इसमें कोई नज़रियाती मसाइल हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसा पहलू है, कोई बैनुल अक़वामी सियासत है जिसके मुताल्लिक़ खदशात हों कि जनाब वहाँ जाएंगे तो किसी कैंप में हमारा जाना मुतरादिफ ठहरेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसा अभी सुहैरी साहब भी कह रहे थे कि देखें, IMF तो बाहमी इमदाद का एक इदारा है और हम सब ने मिल के उसको बनाया है। ना वो अमेरिका का है, ना चीन का है, ना जापान का है, ना यूरोपियन यूनियन का है, ये सबका मिलकर है। और उसके चार्टर के अंदर इन्फ्लुएंस तो है सर, अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस तो है। जब अमेरिका ये कहता है कि IMF प्रोग्राम से आप चीन के पैसे वापस नहीं करेंगे, उनके कर्जों की अदायगी नहीं करेंगे, तो IMF कहीं ना कहीं से अंडर इन्फ्लुएंस तो नजर आता है। अच्छा, ये एक बयान आया वहां से। पहले तो आप ये समझ लें कि वो जो आवाज है उसकी हैसियत या उसका वजन जो है 100 में 16 नंबर है। 100 में से यानी कि 16% उनकी शेयर होल्डिंग है। अगर वोटिंग होगी तो उनके पास सिर्फ 16% नंबर है। बाकी चीन के पास 6 हैं, जापान के पास 6 हैं, ये नंबर 2 हो गए। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक उसके पास 17, यानी तकरीबन अमेरिका से थोड़े से कम है पूरे ब्लॉक को मिलाकर। तो ये तमाम लोग जो हैं, इन्हें भी तो कुछ बताना पड़ेगा कि किस लिए अगर। और फिर जिस वक्त पोम्पियो साहब का ये बयान आया तो IMF ने वॉशिंगटन से इस बात को उसका ऐलान किया कि अमेरिका के कहने पर हम पाकिस्तान की मदद से इनकार नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो ये तो एक सियासत थी उनकी और चीन की, जिसके अंदर और फिर ये कि उनका ये खदशा कि हम मदद इसलिए ले रहे हैं IMF से कि चीन के कर्जे अदा करने। चीन के कर्जे का तो कोई बोझ ही नहीं है। जो चीन के से तो अभी भी हमारे पास ताउन हो रहा है और बहुत हमारे पास वसाइल वहां से आ रहे हैं, तो उनकी तो पेमेंट्स का कोई खतरा नहीं है कि भाई वापस करने का है। सबसे ज्यादा हमारे पास जो कर्जा है वो तो मल्टीलैटरल इदारों का है। खुद IMF जो है उसका $6.5 बिलियन के जो हैं, जो पिछला प्रोग्राम है उसके पैसे रखे में उसको वापस करना है। तो वो तो एक सियासत की बात थी और उसका कोई असर नहीं। लिहाजा जैसा मेरे साथी ने भी आपसे ये कहा, इसका कोई जवाज नहीं है। कोई जो है, आप दुनिया को क्या बताएंगे कि भाई मैं ये नहीं कर रहा और मैं अपने ऊपर ये। अच्छा, और कहां तक आप बर्दाश्त करेंगे? देखिए, अभी आपके सामने सूरत हाल आ गई। जाने से पहले सऊदी अरब इतनी बड़ी खबर लगी कि $10 बिलियन मिलने वाले हैं। आज आपने देख लिया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जिसका अभी आपने वो सुनाया भी कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्या कहा। तो ये तो जो है, ना इधर है ना उधर है। इसकी कोई कदर कीमत नहीं है उन मसाइल से और उन मसाइब से जिनसे हम दो चार हैं, जिसमें बाद में हमको फरहान बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया। चाहिए बुखारी साहब, अभी असद उमर साहब का जो स्टेटमेंट हम देख रहे थे, एक जगह वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि IMF के पास नहीं जाएंगे, दूसरी जगह देयर वर सो मेनी इफ्स एंड बट्स कि अगर हमारी तरसीलात अच्छी हुई हैं, अगर FDIs आ जाते हैं, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ सकती हैं, अगर हमारी इंपोर्ट्स कर्टेल हो सकती हैं। बात ये नहीं है कि ये सारी चीजें हो सकती है, एक लॉन्ग वे टू गो। बात सारी है कि आपके पास इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खड़ा हुआ है। 9 बिलियन पे आपके सेंट्रल बैंक के इस वक्त रिजर्व रह गए। आपके पास 2 महीने से ज्यादा का इंपोर्ट कवर नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये क्यों इस वक्त बहुत ज्यादा रिलेक्टेंस जो है वो नजर आ रही है हुकूमत IMF में जाने के लिए या उसके खिलाफ? जी शुक्रिया इमरान साहब। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपने जो पहले डॉक्टर वकार मसूद से सवाल पूछा जनाब पॉम्पियो की स्टेटमेंट के बारे में, तो मैं ये कहता चलूं कि ये जो
जो दौर है जो कि सदर ट्रंप का ज़माना जाहिलियत उसे कह लीजिए और वाकई ज़माना जाहिलियत है, इसमें कई मुतनाज़ा बातें हो रही हैं। पाकिस्तान पे भी उन्होंने बयान दे दिया और चीज़ें भी वो ऐसी मुतनाज़ा कह चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान को टारगेटेड नहीं है, अक्सर बेशतर हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ वो ट्वीट कर देते हैं उल्टी सीधी और फिर उसके ऊपर उनका मजाक बनता है। तो ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक रहा सवाल आपका, मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत में जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि यकीनी तौर पे दो आरा हैं। एक राय ये है कि जनाब पाकिस्तान के लिए IMF के पास जाना नागुज़ीर है, उसके बगैर गुजारा ही मुमकिन नहीं है। दूसरी राय ये है कि शायद जैसे कि आपने सुना है, ख़बरें आ रही हैं कि इतवार को सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, फिर चीन से भी सरमायाकारी की नवंबर में बात हो रही है। तो दूसरी राय ये है कि हम चीन सऊदी अरब को से सरमायाकारी करवा के और अपनी जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उसे बेहतर कर सकें, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ख़ास तौर पे उसे बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकें, रिजर्व्स को बिल्डअप कर सकें। दूसरी राय ये है। अब इन दो आरा में मुझे जो मुश्किल नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को जो बीमारी लाहक है, और ये वाकई बहुत बुरी बीमारी है, वो ऐसी है कि जब तक कि उसका इलाज नहीं होगा और भरपूर तौर पे नहीं होगा, आप इस किस्म के बहरान से वक्तन फ़वक्तन दो चार रहेंगे। ये एक आज आप मामला अपना हल कर लेते हैं, 4 दिन बाद आपको फिर मुश्किल होगी, क्योंकि आपने अपनी चादर से कहीं ज़्यादा पाँव फैलाए हैं, इतने ज़्यादा फैलाए हैं कि शायद अब आपको अपने पाँव नज़र ही नहीं आते, उतनी दूर फैल गए। तो असल मसला ये है कि हुकूमत के पास मुल्क में इस्लाहात भरपूर निज़ाम को चलाने के लिए आखिर हुकूमत के पास आइडियाज़ क्या हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये सुन रहे हैं कि जी IMF के पास जाना है, दूसरा एक हल्का है वो कहते हैं जी IMF के पास नहीं जाना। भाई IMF के पास जाने की जब ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपके पास एक ठोस जवाब होगा, तो दुनिया भर के ममालिक हैं IMF के पास भी जाते हैं और लोग ममालिक जाके अपनी वहाँ पे ज़रूरियात पूरी करते हैं। पाकिस्तान कितनी दफ़ा पहले जा चुका है, अगर एक दफ़ा फिर चला गया तो कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वाकई समझते हैं कि जी IMF के बगैर आपने गुजारा करना है, तो फिर आपको चाहिए कि आप जो गुजारा करने के लिए मुश्किलात आएंगी, जो आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, उनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है इस वक्त मुल्क में जो राज हमारा निज़ाम है, जो हुकूमत वक्त है, उनमें कुछ थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन की कैफियत नज़र आ रही है, जो कि मुझे मुख्तलिफ ज़राए से जो इतलात हैं मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लमेटिक लगती है। और फिर इसके नतीजे में अगर पसे पर्दा असद उमर साहब के जहन में और उनके कुछ 2-4 रफ़क़ा के जहन में कोई खाका है भी, तो भी मैसेज ऐसा आ रहा है जो कि लोगों को एक खदशा है कि कहीं हम ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं हमारे, ये पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पैनल हमारे साथ मौजूद है और जाहिर है कि एक इंतहाई अहम इस वक्त टॉपिक लेके IMF के पास पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, दोनों सूरतों में प्लान जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो क्यों और नहीं जाएगा तो क्यों। इस वक्त डॉक्टर वकार मसूद साहब एक स्कूल ऑफ थॉट, एक सोच आई है कहीं से, और वो उसका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में चले जाता है तो बिलखुसूस हमारा जो CPEC है, इसकी बहुत सारी चीज़ें, इसकी डिटेल जो है वो आपके IMF के रडार में आ जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि कुछ बाय करेंगे इस थ्योरी को? देखिए, एक गिरोह है जिसने ये गुमराही फैलाई है, और मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला दूंगा जिसके ऑथर थे जो न्यू दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है ना, और वहाँ से ये खबर चली है। ये सिर्फ वो शख्स कह सकता है जिसके इल्म में ही ना हो। IMF तो जिस वक्त से CPEC शुरू हो रहा है, सारी मालूमात उसके पास है जिसको वो चाहता है। यानी कुछ मालूमात अभी आई भी नहीं है, जितनी मालूमात थी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की वो सारी उनको मुहैया की गई हैं, और उन्होंने इसका मुकम्मल असेसमेंट भी किया हुआ है। जब मैं इस काम पे मामूर था और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उन्होंने एक असेसमेंट दिया, उनकी एक रिव्यू रिपोर्ट आई, उसके अंदर इसका बहुत ही
उम्दा रिव्यू मौजूद है। अब उन्होंने जो दिसंबर में रिपोर्ट दी, पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग रिपोर्ट, उसके अंदर उन्होंने ये तंबीह जरूर की कि ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें रिजर्व्स गिर रहे हैं, उससे खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि भाई आप इस काबिल होंगे या नहीं होंगे कि इन इन्वेस्टमेंट्स को जो है अगर ये वापस जाते हैं तो इनकी अदायगी कर सके। एक तो ये कोई सवाल ही नहीं हो रहा कि ये वापस जाएंगे, यहाँ पर मजीद इन्वेस्टमेंट्स होंगे और आपके सामने कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ सीपैक में नहीं आ रहे, सीपैक से बाहर भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। और इस वक्त अगर हम IMF के पास जाने की बात कर रहे हैं, वो भी इसी उन्वान से कर रहे हैं कि ये जो पिछले 2 साल के अंदर जब से IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और हमने अपने सारे बंधन तोड़ दिए और सब अपनी पुरानी बातों के ऊपर चले गए, आदतों पर चले गए, इसे तोड़ने की ज़रूरत है। और जो देखिए मतलब सीपैक हमने किया है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदा न खास्ता कोई उसमें खुफिया है, पुरस्कार है। ठीक है, चलो एक क्लैरिफिकेशन हो गई, बड़ी खुशाइन बात। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जाहिर है कि ज़हर कातिल है पाकिस्तान के लिए। प्राइसेस अगर बढ़ती हैं $81.35 होवरिंग अराउंड, ये प्राइसेस कितनी खतरनाक हैं? एक ट्रेंड अब बढ़ने का है, तो कितना आप देख रहे हैं कि आगे हमें प्रॉब्लम हो सकता है और कितनी जल्दी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए इसके लिए? यकीनन जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी उसी हिसाब से पाकिस्तान में तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाना होंगी। हमने देखा है कि ऑलरेडी बिजली और गैस के नरख जो हैं वो हुकूमत को बढ़ाने पड़े और इसके साथ साथ अब ऑयल प्राइसेस की समरी भी ओगरा के पास मौजूद है। और अगर ये प्राइसेस मज़ीद बढ़ती हैं तो इनका असर जो है अगले 2 महीने वाली जो आने वाली प्राइसेस है उसमें ना सिर्फ बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, बल्कि जो हमें वैसे फ्यूल मिलता है उसकी कीमतों में भी पड़ेगा। चूँकि अब हमारे पास ऑयल प्राइसेस पे या एनर्जी पे सब्सिडी देने के लिए क्वेश्चन तो मौजूद नहीं है और उसके लिए अब हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो भी ऐसा नहीं कि हम कह सकें कि हमारे पास रिन्यूएबल जो है। IMF भी तो यही कहता है कि आप अपने सब्सिडी कल्चर को खत्म करें। फिर हम देख रहे हैं कि 9 मंथ्स में 18% करेंसी हमने डिवैल्यू की, 7.5% पे हम अपना इंटरेस्ट रेट लेकर आ गए आपके केयरटेकर सेटअप में, तब भी ये बातें हो रही थी। ये सारे स्टेप तो टुवर्ड्स अगेन IMF प्रोग्राम और उसके प्रीरिक्विजिट्स हैं। देखिए, ये जो IMF प्रोग्राम में जाना या ना जाना, जो अपना हाउस इन ऑर्डर रखना है वो तो आपको रखना है। अगर आपके अखराजात जो हैं वो आपकी आमदनी से बढ़कर हैं तो आपको या अपनी आमदनी बढ़ानी होगी या अपने अखराजात कम करने होंगे, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलानी होंगी। अब अगर मैं मौजूदा हुकूमत की कमिटमेंट देखूं या मौजूदा हुकूमत की रिजॉल्व देखूं तो मेरा ख्याल है कि लोग जो है बाकी सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, लेकिन उसके साथ उनको अगले 2-4 माह में ये भी नजर फरहान साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये भैंसे बेचने से तो हम अपनी इकोनॉमी को सही ट्रैक पर लेकर नहीं आ जाएंगे, ये तकाजा कुछ और है। लेडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन होगा फिर? जी बिल्कुल, अगर मैं आपका सवाल सही समझ पाया हूँ, क्योंकि लाइन में बहुत एको है, तो भैंसे बेचना या हाल ही में जो गाड़ियों की सेल हुई, ये सिंबॉलिकली तो चलें अच्छे इकदाम हैं। लोगों को नज़र आता है कि कोई एक नया शख्स आया है जो कि VIP कल्चर को ख़त्म कर रहा है, लेकिन इससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। अगर आपको आज से 5 साल बाद भी जब अगला इलेक्शन होगा, उस वक्त भी अगर मुल्क में सूरत हाल यही रही कि मजमूई तौर पे 1% से खासी कम आबादी ऐसे लोगों की है जो कि इनकम टैक्स देते हैं और मुल्क में टैक्स की चोरी बड़े पैमाने पे अपनी जगह पे कायम व दायम रही, तो ये तब्दीली जो है, ये तब्दीली तो फिर बैठ जाएगी। इस तब्दीली को चलाने के लिए और इसे बढ़ाने के लिए ठोस इकदाम की ज़रूरत होगी, और उन इकदाम का बुनियादी तौर पर जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान में माशी इस्लाहात से, उन इस्लाहात से है। मईशत को उस तरह बेहतर करने की जरूरत है। यकीनी तौर से माशी इस्लाहात जो है उसके ऊपर काम करना होगा, कड़े फैसले करने होंगे, लेकिन हमने देखा कि कुछ एक आध कड़े फैसले जो थे उनके ऊपर हुकूमत एक कदम पीछे भी हटी।
वेलकम बैक। नाउटीन प्रोग्राम में इस वक्त सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा है और मैं चाहूंगा कि हमारे तीनों ऑनरेबल गेस्ट जो हैं उनसे आखिरी सवाल मैं ये जानूं कि आईएमएफ में जाने का फैसला जो है क्या, क्योंकि आईएमएफ कहता है अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, अपने मुआशी क़िबले को दुरुस्त करें, तो सुलैरी साहब एक बार फिर आईएमएफ में जाने का फैसला अगर हुकूमत लेती है तो क्या बेहतर मशवरा होगा, बेहतर फैसला होगा? यकीनी तौर पे मारूजी जो इस वक्त हालात हैं उनमें तो ये एक बहुत बेहतर फैसला होगा। अब इतवार को क्या होता है और कितना एफडीआई आता है ये चीज़ें चूंकि मेरे इल्म में नहीं, लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें तो हमें चले जाना चाहिए। लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि अब तक का जो पाकिस्तान में किसी भी मुल्क की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई उनका सबसे बड़ा चंक जो है वो संडे आएगा आपके अदर देन दिस सीपैक। जी, तो अगर वो वाकई आ जाता है तो फिर तो देखना होगा कि वो कितना आता है और वो कितनी ब्रीदिंग स्पेस देगा हुकूमत को कि वो अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो है उसको किस हद तक पूरा कर सकती है। लेकिन हम उस गैप को लेके ना बैठे कि हमने उसको गैप को ब्रिज कर दिया, हमें जो इस्लाहात करनी है, जो रिफॉर्म्स करने हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। जी डॉक्टर वकार मसूद साहब क्या फरमाएंगे सर आप? देखिए, मेरी सोच समझी राय मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जाना चाहिए, और साथ में मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि अगर इसमें ताख़ीर हुई तो हमारी पोजीशन कमज़ोर होगी, हमारे मसाइल बढ़ेंगे और फिर हमें जो ज़रूरत की नौयत है वो भी पेचीदातर हो जाएगी और हमें निस्बतन और ज़्यादा सख्त प्रोग्राम और शराइत का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहीं आज पढ़ रहा था कि 2.1 बिलियन डॉलर्स की हमारी जो मेच्योरिटी है जो हमें देने हैं, जो हमें आपके फॉरेन फाइनेंसिंग हमने करनी है, उसका मेरे ख्याल से सिर्फ 76 करोड़ उसके अगेंस्ट हमें मिले, 35% हमें मिला है। वो इसी वजह से कि अभी हम तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि इधर हम इस साइड जाएंगे या उस साइड जाएंगे। जी, इससे भी ज़्यादा मखदूश हालात हैं, इससे भी ज्यादा मखदूश हालात हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर वकार मसूद का। फरहान बुखारी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं नीड ऑफ द आवर एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट? जी इमरान साहब, आईएमएफ का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि बात आईएमएफ पे हो रही है, मैं ये समझता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान की 70 साल तारीख के बाद माजी की रोशनी में सबक सीखा और ये फैसला कर लिया कि ये हमारी तारीख का आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा, तो फिर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ उस किस्म की इस्लाहात फिर हमें करनी पड़ेंगी जिनके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को एक पुख्ता सूरत हाल पे ले जाया जाए ताकि हमें मुस्तकबिल में बार बार आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इसके बरक्स ये प्रोग्राम ऐसा हुआ कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वक्ती तौर पर हालात कुछ बेहतर हो गए और फिर चंद साल बाद वापस आईएमएफ, तो फिर मैं समझता हूं कि ये एक और अलमिया होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमें बड़े सोच समझ के फैसला करना है और यकीनी तौर से जो हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उन पे पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एज यू सेड कि अगर आईएमएफ के बारे में सोच लिया है कि ये आखिरी प्रोग्राम है तो फिर जरूर इस हवाले से जाना चाहिए कि जिन रिफॉर्म्स की बात आईएमएफ करता है, आपकी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात करता है, अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त करने की बात करता है, सब्सिडी कल्चर खत्म करने की बात करता है, टैक्स बेस को बढ़ाने की बात करता है, तो इन सारी चीजों के लिए जरूर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वकार मसूद, डॉक्टर आबिद सुलेरी और फरहान बुखारी साहब, आप तीनों हजरात आज की इस गुफ्तगू में शरीक रहे और ज़ाहिर है कि एक एनालिसिस जो इस वक्त यहाँ पे किया गया उससे एक कंक्लूजन हमने निकाला वो यही कि आईएमएफ जो ट्रू स्पिरिट है आईएमएफ की, अगर उसके हवाले से जानना चाह रहे हैं तो यकीनी तौर से लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फिर वही है, क्योंकि उसके फिर लेटर ऑफ कंफर्ट के बाद बहुत सारी दीगर जो मल्टीलेटरल और बायलेटरल एजेंसीज हैं वो आपको आसानी से कर्जा फराहम कर देंगी। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में भी इस चीज़ पे, इस डिस्कशन के ऊपर मजीद बात करते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।